प्रोफेसर के अजिता मैम, प्रभाकरन सर, श्रीकांत मेरे विद्यार्थी रहे हैं, पीएचडी उन्होंने मेरे साथ की है, वो भी शायद जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, और आप सभी का जो भी इस आज आभासी पटल पे यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। केरल से मेरा रिश्ता लगभग 1 दशक पुराना हो चला है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। और आज जो ये कविता से बतकही व्याख्यान माला चल रही है, इसमें जो अजिता मैम ने, प्रभाकरन सर ने मुझे आप सब से कात्यायनी की कविताओं पर बात करने के लिए जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आप उन दोनों का, उनके आयोजक मंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कवि कर्म कठिन होता जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि पिछले 2 दशकों में कवि का ही कर्म कठिन नहीं हुआ, कविता के पाठक का कविता को पढ़ने का जो क्रिया है वो भी बहुत कठिन हुई है। तो ऐसे कठिन समय में कविता से बतकही शीर्षक बहुत बहुत आकर्षक शीर्षक है और बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत व्यंजनात्मक है। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्याख्यान माला को मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, शायद अगस्त में ये शुरू हुआ था और अभी दिसंबर तक इसे चलाते रहना। मैं कई सारे व्याख्यानों में मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आप सबको साधुवाद। देखिए, आज जो मुझे कात्यायनी की कविताओं पर बात करनी है, और वो भी विचारधारात्मक परिणति जो उनके काव्य में नजर आती है उसके संदर्भों में, उससे पहले मैं आप सबसे 1-2 बातें और आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज 31 दिसंबर है, 2021 का आखिरी दिन, और मुझे लगता है कि इस समय खड़े होकर के इस दिन को, इस पूरे वर्ष को इस दिन में खड़े होकर के टटोलते हैं तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं। सत्ता, समाज और व्यक्ति का जो एक संबंध इस समय काल में बना है, उसके कई आयाम इसमें उभर रहे। व्यवस्था के सामने हमारी विवेकहीनता प्रकट हुई, हमारी चेतना कुंठित होती हुई नजर आई। जब कोरोना की लहर में हम लोग बहुत बेबस खड़े केवल ताली और थाली बजाते रहे, लेकिन वर्ष के जाते जाते जो एक आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर इकट्ठा हुआ और जीता भी, आंदोलन सफल रहा, उसने एक विश्वास को लौटाया। मुझे लगता है कि बद्री नारायण की कविताओं पर बात करते हुए अंधा युग की बात आई थी। मुझे लगता है धर्मवीर भारती का अंधा युग इस 1 वर्ष में अपनी पूरी व्यंजना के साथ हमारे समक्ष खड़ा हुआ। वर्ष के अंत तक आते आते लगा कि प्रभु की मृत्यु हो गई और किसान आंदोलन ने व्यक्ति के कर्मों का दायित्व स्वयं व्यक्ति द्वारा, हमारे कर्मों का दायित्व हम स्वयं लेंगे, उसके परिणामों को हम स्वयं वहन करेंगे और स्वयं विजयी होंगे, इस बात को हमारे सामने रखा। तो ये एक चीज मैं आपसे कहना चाह रही थी, जो व्यक्ति, समाज और सत्ता के संबंध को हमारे सामने रखते हुए आई। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कि रचना का या साहित्य का, एक लेखक का और एक पाठक का संबंध कैसे बनता है, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करते हुए अपने विषय की तरफ आगे बढ़ूंगी। देखिए, रचना को कैसे समझा जाए या कविता को कैसे पढ़ा जाए, ये सवाल मेरे मन में हमेशा बना रहा, और इसलिए ज्यादा बना रहा क्योंकि इतिहास का अंत
या लेखक की मृत्यु जैसे नारे और उनके बीच में पाठ की जो चर्चा है, टेक्स्ट बेस्ड जो विश्लेषण है, उस पर बहुत चीजें, उस पर उसका एक कह सकते हैं कि घाल मेल जैसा नजर आया। अब इसमें हमें कैसे हम कविता को पढ़ें, कैसे एक रचना तक हम जाएं। मैं आपके सामने एक प्रसंग, एक रचना के संदर्भ में करती हूँ, एक प्रसंग की बात कर रही हूँ। देखिए, धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, और मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में एक कहानी यह भी, उसमें वो कहती हैं कि सूर्य के अंश नामक कविता का जो जिक्र भारती ने किया है वो इंदिरा गांधी और संजय इमरजेंसी के समय की प्रशंसा करने वाला है। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में बात कही, जिस पर पुष्पा भारती ने कहा कि ये कविता उनके उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के आरंभिक पृष्ठों पर छपी हुई है, लेकिन ये कविता एक ग्रीक कवि एंजोला सिकेलियाओ की है, और ये कविता उन्होंने वहीं से ली है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रही हूँ कि एक कविता को अगर हम, एक रचना को अगर हम लेखक से के नेपथ्य को जाने बिना या उस रचना के परिवेश को जाने बिना अगर हम उस पर उसको समझने का केवल टेक्स्ट के रूप में अगर हम उसे खोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो कविता को कैसे पढ़ें? मैं क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक पुस्तक है टेरी इंगल्टन की, हाउ टू रीड अ पोएम, वो जरूर हमें देखनी चाहिए। वो आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उपलब्ध है गूगल पर। वो हमें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि कविता को पढ़ते हुए हमें किस प्रकार से सजग रहना चाहिए। तो ये एक बात हुई। अब इसमें भी एक और जो सवाल जुड़ जाता है जब हम किसी लेखिका की या किसी कवित्री की कविता को पढ़ते हैं कि स्त्री द्वारा रचित कविता को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि स्त्री कविता और स्त्रीवादी कविता में एक अंतर है। और यहाँ फिर मैं एक छोटा से प्रसंग का हवाला आपके सामने रखूंगी। अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध अश्वेत चिंतक हुई हैं बेल हुक्स। बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अभी 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण, अपने हमारे समकालीन समय की बहुत महत्वपूर्ण स्त्री विमर्शकार हैं, जिनकी एक पुस्तक फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर काफी चर्चा में रही थी, और उनकी एक और पुस्तक 2000 में आई थी, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। तो उन्होंने एक अपने पुस्तक में एक प्रसंग की वो बात करती हैं। वो कहती हैं कि एक दिन डायने मिडलब्रुक ने समकालीन कविता की कक्षा में मेरी एक बेनाम कविता पढ़ी और सबको पहचानने के लिए कहा कि लेखक महिला है या पुरुष। यह एक प्रयोग था जिसमें हमें जेंडर पूर्वाग्रह के आधार पर लेखन के मूल्यांकन के बारे में गंभीरता से सोचने पर विवश किया। तो इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं तो वहां भी ये जो जेंडर पूर्वाग्रह है ये किस प्रकार से हमें परेशान करता है, तो हमें वहां भी सजग रहने की जरूरत है। अब एक चीज आती है, एक और बिंदु, अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ रही हूँ। यहीं पर एक तीसरा बिंदु है, जो मैंने पहले दो बातें कही वो आगे इस व्याख्यान में जुड़ जाएंगी। तीसरा बिंदु है रचना और विचारधारा के सहसंबंध का। रचना और विचारधारा में क्या कोई संबंध है, और है तो किस प्रकार का है? ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि
रचनाकार में रचनात्मक स्वतंत्रता की जो आकांक्षा होती है, उसके साथ जब उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता का योग होता है तो वहां एक तनाव निर्मित हो जाता है, क्योंकि दोनों के पटल अलग अलग हैं, इसलिए रचनाकार एक तनाव महसूस करता है। एक रूसी लेखक हुए हैं अलेक्जेंडर इसिएविच सोल्जेनितिस। इनका एक उपन्यास आया था 1968 में, द फर्स्ट सर्कल। उसमें ये एक बात कहते हैं कि किसी भी समाज में, मैं कोट कर रही हूँ, किसी भी समाज में एक बड़े रचनाकार की उपस्थिति उस देश में दूसरी सरकार के समान है। तो रचनाकार का होना एक समाज में दूसरी सरकार का रूप है। और कात्यायनी भी अपनी रचना और अपनी विचारधारा को लेकर एक साक्षात्कार में कहती हैं, मैं उनके भी कथन को यहाँ आपके सामने रख रही हूँ। वो कहती हैं, स्पष्ट कर दूं कि राजनीतिक विचारधारात्मक अवस्थिति का मतलब दलगत संबद्धता नहीं है। हर रचनाकार की एक राजनीतिक विचारधारात्मक अवस्थिति होती ही है, चाहे वह उसके प्रति सजग हो या ना हो। जैसे मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं आज के समय को किस रूप में देखती समझती हूँ, और एक रचनाकार की जिम्मेदारियों को किस रूप में देखती समझती हूँ। इसको सबसे सटीक तरीके से मैं अफ्रो अमेरिकी कवि गायक पॉल रॉबिन्सन के शब्दों को उधार लेकर कह सकती हूँ। स्पेन में जब फासिस्ट ताकतों के विरुद्ध जनता का संघर्ष जारी था, तब रॉबिन्सन ने कहा था कि प्रत्येक लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक को अपना पक्ष चुनना होगा। उसने कहा था कि संघर्ष के ऊपर ओलंपियन ऊंचाइयों पर खड़ा होने की कोई जगह नहीं होती और कोई तटस्थ प्रेक्षक नहीं होता। ऐसे समय होते हैं जब हम एक प्रतिबद्ध नागरिक का जीवन जीते हुए मुख्यतः सृजन कर्म को ही अपना मोर्चा बनाए होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि कात्यायनी के लिए लेखन एक मोर्चे का काम करता है। और जो रूसी लेखक अलेक्जेंडर ने कहा, वहां जो दूसरी सरकार का अभिप्राय है, ये रचनाकार की यही राजनीतिक विचारधारात्मक अवस्थिति की बात वो कर रही है। क्योंकि विचारधारा जो होती है वो विचारों की धारा मात्र नहीं होती है। साहित्य में विचारधारा का जो लोग खंडन करते हैं, वो प्रायः विचारधारा को राजनीतिक विचारधारा का पर्याय मान लेते हैं। लेकिन ये हमें समझना होगा कि सौंदर्य बोधी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक विचारधाराओं से सापेक्षतः स्वतंत्र होती है। और इस चीज को लेकर आप दो जगहों पर, दो पुस्तकों से आप इस चीज को देख सकते हैं। एक द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी और जो 1864 में आई थी, वहां पर भी इन्होंने विचारधारा और सौंदर्य बोधी विचारधारा की बात कही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण और जहां स्पष्ट हो जाती हैं चीजें, वो है द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 1859 में ये किताब आई थी, द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यहाँ वो ये भेद कर देते हैं, वो सौंदर्य बोधी विचारधारा को राजनीतिक विचारधारा से महत्वपूर्ण करार देते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्य में विचारधारा के बारे में मुख्यतः तीन तरीके के दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। एक, जो कला और विचारधारा में तादात्म्य को देखते हैं, ऐसे विचारकों का एक समूह है। दूसरे, जो दोनों के मध्य एक विरोध को मानते हैं। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दोनों का एक विशिष्ट संबंध है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। मैंने पहले टेरी इंगल्टन की बात कही, उन्हीं की एक और पुस्तक है। उन्होंने अपनी पुस्तक क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी
उसमें वो साहित्य के समाजशास्त्रीय विश्लेषण की बात करते हुए 6 तत्वों की बात करते हैं। उन 6 तत्वों में वो 3 तत्व विचारधारा के पक्ष से उसमें जोड़ते हैं। वो हैं सामान्य विचारधारा, लेखकीय विचारधारा और सौंदर्य तात्विक विचारधारा। ये हमें ध्यान रखनी है, सामान्य विचारधारा, लेखकीय विचारधारा और सौंदर्य तात्विक विचारधारा। लेकिन देखिए, किसी कृति को जब पाठक पढ़ता है तो वो भी अपनी एक विचारधारा को लेकर उसके पास जाता है। तो पाठक की भी अपनी एक विचारधारा होती है, और आलोचक जब किसी कृति का विश्लेषण करता है तो वो भी अपनी विचारधारा के साथ ही रचना तक पहुंचता है। रोलम बार्थ ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि आलोचक का काम एक पाठ के लिए एक अर्थ का निर्माण होता है, ना कि केवल अर्थ खोलना। और ये जो अर्थ खोलने का स्वरूप है, ये हम मुक्तिबोध ने जो एक पुस्तक कामायनी पर आलोचनात्मक उनकी जो पुस्तक है कामायनी एक पुनर्विचार, उसमें हम देख सकते हैं कि वहां कामायनी का विवेचन विचारधारात्मक आलोचना ही है। तो ये एक विचारधारा और रचना का, विचारधारा और कविता का जो रिश्ता बनता है उसके बारे में ये कुछ बिंदु हैं जो हमारे सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब विचारधारा पर बात हो रही थी तो विचारधारा के अंत की भी घोषणाएं होती रही। रेमंड एरॉन से लेकर के डैनियल बेल तक, उन्होंने तो पुस्तक ही है उनकी, तो द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, उसमें उन्होंने विचारधारा की समाप्ति की घोषणाएं की। अब इस समाप्ति पर बर्टोल्ट ब्रेख्त ने बड़ा सटीक कहा कि विचारधारा का विरोध करना एक नई विचारधारा बन गया है। और कात्यायनी भी विचार और शब्द की शक्ति को अपनी एक कविता में अंकित करती हैं। कविता है इतिहास का अंत, और मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ जहां वह विचार के बारे में कहती हैं। वो कहती हैं, विचार का अंत स्वयं एक विचार है और शब्दों के अंत की घोषणा के लिए जरूरत होती है शब्दों की। तो कात्यायनी शब्दों की जो ये शक्ति है इसको लेकर के आती है, इसको पकड़े रखती है, इससे वो इसी से जुड़ती है। इसी विचारधारा पर एक और कविता है जो इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करती है, वो है लीलाधर जगुड़ी की कविता। कविता का शीर्षक है विचारधारा। कविता कुछ यूं है, विचारधारा की तरह कहीं कहीं बची है चोटियों पर बर्फ, पर ठंड की तानाशाही विचारधारा के बिना भी कायम है। साथियों, समकालीन कवियों में कात्यायनी चोटियों पर शेष इसी विचारधारा रूपी बर्फ की प्रतीक है। अंतर इतना दिखाई देता है कि उनमें कहीं कोई पिघलन नहीं है, बल्कि उनके 7 काव्य संग्रहों, उनके करीब 4 दशकों का उनका लेखन हो चुका है और उसमें 7 कविता संग्रह उनके आए हैं। चेहरों पर आंच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, और 2016 में उनका कविता संग्रह आया है एक कोहरा पारभासी। इस संग्रह में 2001 से लेकर के 2015 तक में रची गई उनकी कविताएं शामिल हैं। और एक बात यही मैं आपके सामने रख दूं, ये रेखांकित करने वाली बात है कि इसमें स्त्री को उस तरीके से केंद्र बना करके, जैसे पहले कुछ कविताएं उन्होंने रची हैं, वैसी कोई कविता इस संग्रह में नहीं है। लेकिन इन सारे संग्रहों में इनकी कविताओं का सरोकार और गहन होता जाता है और दृढ़ होता है। करुणा और क्रोध की लहरें, आधुनिक और उत्तराधुनिक दुनिया का द्वंद्व, कालातीत परंपरा और स्वर्णिम भविष्य की जिद,
कविताओं द्वारा जीने, लड़ने, पाने की ललक का नाम कात्यायनी के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। मार्क्सवादी चिंतन से अर्जित दृष्टि, और आप में से जानते होंगे बहुत से लोग कि इनका एक जो संबंध है वो पत्रकारिता जगत से भी रहा है। इन्होंने नवभारत टाइम्स, स्वतंत्र भारत, दिनमान टाइम्स में पत्रकार के रूप में कुछ समय तक काम किया है। तो पत्रकारिता जगत के जो इनके अनुभव हैं वो कात्यायनी के व्यक्तित्व को और इनके लेखन को निर्देशित करते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कहीं किसी संकीर्णता में बंधकर चीजें दिखाई नहीं देती, बल्कि देखने, सुनने, जानने की गहन प्रक्रिया में चीजें सामने आती हैं। मनुष्य विरोधी किसी भी क्रिया से तर्क करते हुए कात्यायनी प्रत्यक्ष के पार देखती है, उसे अपनी कविता का मिजाज बनाती है। विष्णु खरे इस पौरुषपूर्ण समय में जब उसकी बात करते हैं तो उसके आमुख में कहते हैं कि 34 कविताओं के शीर्षक कविता शब्द के साथ पूर्ण होते हैं। यहाँ ये बात जोड़ देनी जरूरी है कि उनमें से 25 कविताएं, 25 से कुछ अधिक ही हैं, वो मनुष्य को केंद्र बनाती हैं। तो यहाँ समझा जा सकता है कि उनके लिए कविता का कात्यायनी के लिए क्या महत्व है और उसमें मनुष्य के होने का क्या अभिप्राय है। कात्यायनी अपने एक लेख में अपनी कविता के बारे में, अपने काव्य के बारे में बताती हैं। लेख का, जिस लेख में वो चर्चा करती हैं, वो लेख का शीर्षक है नए खुशहाल मध्य वर्ग का विश्वासघात। उसमें वो कहती हैं, और मैं कोट कर रही हूँ, उद्धृत कर रही हूँ, वाष्पीय, लोकोत्तर, ध्वल, निर्मल, सुगढ़ तराश और बारीक कतान की कविताओं की दुनिया मेरी नहीं है। सुगढ़ तराश वाली कविताएं वो नहीं रचती हैं। कहती हैं, मैं ठोस खनिजों जैसी, जिंदगी की अकाव्यात्मक परेशानियों जैसी, धमन भट्टी के सामने खड़े मजदूर के चेहरे पर चमकती आंच जैसी कविताएं लिखना चाहती हूं। तो स्पष्ट हो जाता है कि कात्यायनी की कविताओं का मूल कहां से आता है। वो केवल पोएट नहीं है, कात्यायनी एक कमिटेड पोएट होने का जोखिम उठाती है। वह कविता को मुक्तिबोध के द्वारा जो दी गई संज्ञा थी, आवेग त्वरित काल यात्री की संज्ञा, उससे सहमति रखती है। ब्रेख्त, नाजिम हिकमत, लोरका, नेरूदा और पर्चों, पोस्टरों, यहाँ तक कि मिठाई के डिब्बों पर कविता की उपस्थिति की बात करने वाले, उपस्थिति चाहने वाले माइकोवस्की की परंपरा से जोड़कर कविता को जनता के संघर्ष का सहयात्री बनाने का काम करती है। वो कविता और मानव के संबंध पर कहती हैं, और ये मैं उनकी कविता से आपके सामने रख रही हूँ। कविता संग्रह है जादू नहीं कविता, और उसमें जो कविता है वो है जरूरत के बारे में बातें। अब देखिए कैसी जरूरत है मनुष्य को कविता की और कविता को मनुष्य की। कहती है, जितनी जरूरत है लोगों को जीवन की, जीवन को मुक्ति की, मुक्ति को युद्ध की, युद्ध को कविता की, उतनी ही जरूरत है कविता को लोगों की, जीवन की, मुक्ति और युद्ध की। नारे को जितनी जरूरत है कविता की, उतनी ही कविता को जरूरत है नारे की। लेकिन नारा ये उस रूप में नहीं कि वो किसी पार्टी का प्रचार का नारा बन जाए। ये नारा मनुष्य की मनुष्यता का नारा है। साथ ही कात्यायनी एक और चीज के लिए सजग रहती है। ये जो उनकी सजगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये बात जानती है कि जीवन संघर्षों से परे केवल कविता में डूबे रहना भी खतरनाक है। और इस पर वो कहती हैं,
एक फैसला फौरी तौर पर कविता के खिलाफ। इस कविता में वो कहती हैं, सावधान रहना चाहिए कि कविता लिखना कहीं जीने और लड़ने का विकल्प न बन जाए। हर त्रासदी पर कविता लिखना अपने बुनियादी कर्तव्यों से मुंह चुराने की एक कायरता भी हो सकती है। इसीलिए नीलेश रघुवंशी कहती हैं कि वे कात्यायनी कविता की एक भरोसेमंद ललकार है। विचारधारा की ही तरह इतिहास के अंत की भी कई घोषणाएं हुई। इतिहास हम जानते हैं जो किसी के लिए अतीत यात्रा का प्रस्थान बिंदु होता है, तो किसी के लिए वही मुक्ति पथ भी बनता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों को इतिहास स्वर्णिम स्थल प्रतीत होता है और शोषित को इतिहास बोध एक विवेक देता है। कोई भी सजग कवि इतिहास बोध में वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों की परिकल्पना को देखता है। कात्यायनी भी जानती हैं कि समय का इतिहास केवल रात की गाथा नहीं है, और वो ये भी जानती हैं कि फासीवादी ताकतें इतिहास बोध के बारे में सोचने से डरती हैं। वे नहीं सोचते। कविता में वो कहती हैं, इतिहास बोध का वजूद नहीं मिटा, विज्ञान जला नहीं ब्रूनो के साथ, झुका नहीं गैलीलियो के माफीनामे के साथ, गीत मरे नहीं नाथसी यातना शिविरों में भी। आखिर वे क्यों नहीं सोच पाते कि विपरीत तो हुए हैं पहले भी बार बार, पर वे नहीं बन सके हैं कभी भी इतिहास के नियम। तो इतिहास के नियम फासीवादी ताकतों के द्वारा दिए गए आदेश नहीं बनते हैं। कात्यायनी की राजनीतिक प्रतिबद्धता यथार्थवादी मुहावरे के जनतंत्र में उत्पीड़ितों के अधिकारों की बात करते हुए, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर चिंतन करते हुए और विकल्प के स्रोतों की तलाश करते हुए आगे बढ़ती है। इनकी कविताओं में विक्षोभ के साथ व्यंग्य भी आता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि वो व्यंग्य नैतिक विकल्पता के रूप में आता है। वो एक विकल्प देती है। जिन बुद्धिजीवियों का काम समाज में सामाजिक हितों पर विचार करते हुए नए रास्ते तलाशना होना चाहिए, वे बुद्धिजीवी किस तरीके से समझौता परख हैं, सर्व सत्तावाद के साथ, सत्तावादी व्यवस्था के साथ उनका किस प्रकार का गठजोड़ है, इसे कात्यायनी बिना किसी लाग लपेट के अभिव्यक्त कर देती है, बड़ी स्पष्टता के साथ कहती है। कविता है, भय, शंकाओं और आत्मालोचना भरी एक प्रति कविता, और पंक्तियां हैं, 20 रुपए रोज के नीचे जीने वाली 70% आबादी और लाखों किसानों की आत्महत्याओं और करोड़ों कुपोषित बच्चों के बारे में बोलने, सोचने, लिखने वाले अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री ऊंचे संस्थानों और एनजीओ में विराजे हुए धनी मध्यम वर्गीय अभिजन बन चुके हैं। तो ये हमारी सामाजिक विडंबना है कि किस प्रकार से जिन बुद्धिजीवियों को सजगता का परिचय देना चाहिए, वो किस प्रकार से सत्ता के साथ एक गठजोड़ लेकर बैठी है। लेकिन इन अधिपतिवादी ताकतों का पहरा केवल वर्तमान पर नहीं है, इनकी नजर भविष्य पर भी है। प्रार्थना कविता बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। उसमें वो कहती हैं, जीवन के प्रति अविश्वास और आत्मविश्वासहीनता से बूंद बूंद भरते हुए बच्चे झुकना सीख रहे हैं। बच्चों को कातर न बनाया जाए तो चुनौती बन जाते हैं। बच्चों को कातर बनाया जा रहा है।
मुझे लगता है ये हमारे वर्तमान समय की विडंबना को बड़ी गहराई से रेखांकित करती हैं ये पंक्तियां, कि किस तरीके से हम अपनी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को किस तरीके से हम कातर बना रहे हैं, किस तरीके से हम उनकी क्रांति को कुंद कर रहे हैं। एक और पक्ष उभरता है इनकी कविताओं में, वो है भारतीय समाज में पसरती जा रही सांप्रदायिकता। वो सांप्रदायिकता आज एक राजनीतिक योजना का रूप ले चुकी है। ये हमें विवेकहीन, संवेदन शून्य बना के हमारे सारे बहस और संवाद के रास्तों को बंद कर देती है। देखिए, इस पर कई कवियों ने लिखा है, विशेष रूप से गुजरात में जो 2000 में जो कुछ घटित हुआ उस पर मंगलेश डबराल और नीलेश रघुवंशी ने विशेष रूप से लिखा। मंगलेश डबराल की महत्वपूर्ण कविता है गुजरात के मृतक का बयान, और नीलेश रघुवंशी की भी एक बहुत अच्छी कविता है देखते हैं अब। इसी चीज को कात्यायनी ने भी अपनी एक गुजरात पर जो कई कविताएं हैं उनमें उन्होंने अंकित किया। फांसीवाद की ऐतिहासिक यात्रा में इस गुजरात के नरसंहार को एक मील का पत्थर मानते हुए, इसे सामान्य घटना उन्होंने नहीं माना, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इसे माना और अपनी कविताएं रची। गुजरात 2000 जो पहली कविता है एक, उसमें वो कहती है, तय कोटे के हिसाब से रोजाना होने हैं कुछ बलात्कार, कुछ को जिंदा जलाना है, कुछ बस्तियां जलानी है, और कुछ बच्चों के कलेजों में फूंकने हैं त्रिशूल। चुनाव बहुत दूर नहीं है, तब तक माहौल बनाए रखना है। अब फिर से हम चुनावों की बेला में हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और स्थितियां किस प्रकार से बदल रही हैं हम देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये कविता केवल गुजरात के समय की कविता नहीं है, ये हमारे समय की, हमारे वर्तमान समय की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। देखिए, कात्यायनी की जो कविताएं हैं उसमें कुछ उस पर आरोप भी लगे हैं, जैसे कि सुमन राजे कहती हैं कि इनकी अधिकांश कविताएं बयानबाजी पर आधारित हैं। ये सुमन राजे की टिप्पणी है इनकी कविताओं पर। और कात्यायनी भी अपनी कुछ कविताओं को, वो स्वयं जो शब्द इस्तेमाल करती हैं मैं वही कर रही हूँ, कविता नुमा वक्तव्य या चर्चा स्वीकारती है। कविता नुमा वक्तव्य या चर्चा है, वो इस रूप में वो मानती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कात्यायनी जीवन की संश्लिष्ट गद्यात्मकता को संजोने की शक्ति रखती है। उनकी कविता, वो अपनी कविता को समाजशास्त्र बनाना जानती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि उनकी कविताएं एक समाजशास्त्र है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी विचारधारा को साहित्यिक शब्दावली में संवेदनात्मक ज्ञान का नाम दिया था और बरगद के प्रतीक में ढाला था। मुक्तिबोध की कविताओं में बरगद बार बार आता है। हालांकि कात्यायनी की कविताओं में ऐसा कोई प्रतीक नहीं उभरता, लेकिन वहां पर एक द्वंदात्मकता का स्वरूप हमें लक्षित होता है और ये द्वंदात्मकता बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं, ये उनकी कविता की पंक्तियां हैं, द्वंद्व मुक्त सोच होगी द्वंद्व मुक्त जीवन में, या सोच का द्वंद्व मुक्त होगा जीवन के द्वंद्व से। इस द्वंदात्मकता को जादू नहीं कविता संग्रह में 10 और शीर्षक विहीन कविताएं, ये शीर्षक है उन कविताओं का, 10 और शीर्षक विहीन कविताएं, उसमें देखा जा सकता है। उसमें जो कविताएं हैं उनके शीर्षक देखिए, 2 मित्र थे, 2 योद्धा थे। छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत बड़ी कविताएं, लंबी कविताएं नहीं है।
दो स्त्रियां थी, दो भाषाएं थी, दो सच थे। और इसी में एक कविता है, दो दिन थे। वो मैं आपके सामने रखती हूँ तो स्पष्ट होगा कि किस प्रकार की द्वंदात्मकता को वो रेखांकित करती है। दो दिन थे, उनके बीच एक लंबी रात थी, ठीक वैसी ही जिसमें हम जी रहे हैं। ये जो बीते कल और आने वाले कल के बीच में फैली हुई लंबी रात है, सर्वहारा वर्ग इसी में अपने जीवन को जीने के लिए विवश है। यही उसके जीवन की विसंगति को दर्ज करती है। तो ये एक उनकी कविताओं का एक जो बड़ा आयाम है हमारे सामने जो खुलता है, वो इस रूप में खुलता है। लेकिन उनकी कविताओं में जो स्त्री पक्ष उभरता है, स्त्री जीवन पर जो उनकी कविताएं हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कात्यायनी स्वयं कहती हैं कि मेरी ऐसी कविताओं की संख्या बहुत कम है जो मुख्यतः स्त्री पर केंद्रित है। तो स्त्री केंद्रित उनकी कविताएं बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जैसे इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो संग्रह उनका आया है 2016 में, एक कोहरा पारभासी, इसमें उस तरीके से कोई कविता नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी उनकी कवि प्रतिबद्धता का यह छोर स्त्री संसार की सारी अंतर्ध्वनियों और अनुगूंजों से पूरित है। स्त्री यहाँ जेंडर आइडेंटिटी से आगे सर्वहारा वर्ग से जुड़कर एक बृहत्तर नागरिक अस्मिता को हमारे सामने चिन्हित करती है। पूंजीवाद के प्रत्यक्ष परोक्ष चक्रव्यूहों के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में वर्ग चेतना के साथ अपनी स्वतंत्रता को तलाशती है। इस रूप में स्त्री हमारे सामने आती है। यहाँ पुरुष का विरोध नहीं है इन कविताओं में कहीं भी, बल्कि पुरुष स्वामित्ववादी समस्त सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का प्रतिपक्ष यहाँ रचा जाता है। स्त्री के अंतर जगत और बहिर्जगत की विद्रूपताएं, विडंबनाएं, त्रासदियां, उसके अंधेरे, उजाले, उसका प्रेम, उसकी घृणा, उसका शोषण, उसका उत्पीड़न इन कविताओं में अंकन पाता है। जहां स्त्री जीवन की चौहदियों की बात होती है, वो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कविताएं आप देख सकती हैं, जैसे अपराजिता, ये महत्वपूर्ण कविता है उनकी। नहीं हो सकता तेरा भला, एक और कविता है सिटकनी, ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता है सिटकनी। दाहक जीवन दाह, ये भी स्त्री जीवन की चौहदी पर बात करती है। तो इन कविताओं में हमें एक रूप दिखाई पड़ता है, जो स्त्री का शोषण के आयाम है, जो उसका उत्पीड़न है, वो हमें यहाँ प्रकट होता है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि इनका जो काव्य लेखन है कात्यायनी का, उसका आरंभ ही गार्गी कविता की निषेध और निर्देश शैली में। उस कविता में अगर आप पढ़ें तो उसमें दो चीजें हैं, एक निषेध की शैली है उसमें और एक निर्देश देती हुई कवित्री दिखाई पड़ती है। उन दोनों शैलियों के बीच में मनुष्य का जीवन मिलने पर भी मनुष्य सा जीवन ना मिलने की जो स्त्री व्यथा है, उसका अंकन होता है। तो ये जो बिल्कुल उनका जहां से काव्य लेखन आरंभ होता है कात्यायनी का, वहीं पर उनके स्त्री के प्रति उनकी जो संवेदना है वो प्रकट हो जाती है। सात भाइयों के बीच चंपा, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। इसमें हालांकि एक लोक कथा का की प्रतिध्वनि दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो सात शब्द है, ये सात महाद्वीपों की तरह है, और उन सारे महाद्वीपों में चंपा की जो स्थिति है वो एक ही जैसी है। तो सात भाइयों के बीच चंपा कविता
मृत्यु की प्रतीक्षाया में, मृत्यु की प्रतीक्षाया उस पूरी कविता में है, उसमें उसके बीच में स्त्री की अपराजेय जिजीविषा को व्यंजना देती है। इसी की तरह एक और कविता है नगरवधू की दुर्गपति से प्रार्थना, एक भूतपूर्व नगरवधू की दुर्गपति से प्रार्थना। इसमें नगरवधू जो है वो ऐतिहासिक प्रवचनों के मध्य देह की राजनीति के बरक्स अपने स्वत्व के निर्माण की चिंता को लिए हुए दुर्गपति से प्रार्थना करती है। तो ये चिंता देखिए, और वो क्या प्रार्थना है देखिए, उस प्रार्थना में उसके स्वत्व निर्माण की चिंता छिपी हुई है। मैं कविता की पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। अब मैं जीवित होना चाहती हूँ दुर्गपति, अब मैं जीवित होना चाहती हूँ। यानी अभी तक वो मनुष्य रूप में है तो सही, लेकिन सच में वो जीवन नहीं जी रही। मुझे जाने दो, मैं अपनी पहचान तक जाना चाहती हूँ। ये जो पहचान को पाने का, अपनी पहचान को खोजने का जो क्रम है, जो उसके प्रति जो चिंता है, ये कात्यायनी की कविता को विशेष बना देती है। हॉकी खेलती लड़कियां इसी तरीके से बड़ी प्रसिद्ध, सबने पढ़ी होगी, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। उसमें बंधनों में जीती स्त्री की स्वतंत्रता के अनुभव संवेदनों का, किस प्रकार से एक स्त्री बंधनों में जीती है, उसके क्या अनुभव हैं, उनका एक नया पाठ इस कविता में रचा गया है। औरत और घर एक और कविता है, और देखिए ये कविता बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सहज कविता है, बहुत सरल कविता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। कविता कुछ यूं है, औरत क्या घर के बिना भी हो सकती है, या फिर क्या कोई और भी चौहदी हो सकती है, सुखपूर्वक रहने खाने जीने के लिए घर के अलावा, जिसमें रहते हुए औरत औरत बनी रहे और घर घर भी बना रहे। तो औरत भी औरत बनी रहे और घर भी, घर जैसी संस्था को, परिवार की संस्था को तोड़ने की बात या कहीं खंडित करने की कोई ध्वनि कात्यायनी की कविताओं में दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वो औरत के औरत बने रहने और घर के घर होने की कामना जरूर रखती हैं। यहाँ पर हमें पारिवारिक मूल्यों के बीच स्त्री और जो घर की फाक है वो दिखाई पड़ती है, और साथ ही उसमें जो बदलाव का संकेत है वो भी हमारे सामने आता है। एक और कविता है देह ना होना, छोटी सी कविता है, लेकिन ये कविता स्त्री देह से जुड़ी हुई वैश्विक वर्जनाओं का प्रतिकार करती है, और वो भी एक नए मूल्यबोध के साथ। इस स्त्री से डरो, इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। इस स्त्री से डरो, यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा ग्रहों के बारे में। ये जो पंक्तियां हैं ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से एक नई परिवेशगत सचेतना स्त्री अर्जित कर रही है। इसी तरीके से एक और कविता है, वह रचती है जीवन और। देखिए ये एक क्रम बनता है, कुछ कविताएं हैं जिसमें जीवन की विडंबनाएं, स्त्री जीवन की विसंगतियां अंकित हैं, लेकिन कविताएं केवल वहीं तक सीमित नहीं हो जाती। कविताएं एक नया रास्ता चिन्हित करती हैं, बदलाव चिन्हित करती हैं, जो बदल रहा है उसको भी चिन्हित करती है, स्त्री की सजगता को चिन्हित करती है। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं, वह रचती है जीवन और, वह कौन सी चीज है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, प्यार भी
सौंदर्य भी, मातृत्व भी। सोचती है वह और पूछती है चीख चीख कर, प्रतिध्वनि गूंजती है घाटियों में, मैदानों में, पहाड़ों में, समुद्र की ऊंची लहरों से टकराकर, आजादी, आजादी, आजादी। तो ये जो नए जीवन का रचाव है, ये जो आजाद जीवन का रचाव है, ये उनकी स्त्री कविताओं का एक प्रमुख स्वर बनता है। इनके यहाँ पर कात्यायनी की कविताओं में स्त्री का एकांत में सोचना, ये सब कुछ जानना या भाषा में छिप जाना, सब कुछ यहाँ एक बदलाव का सूचक बनता है। स्त्री संसार की समस्त संवेदनाएं और उसके जो छोटे छोटे कार्य व्यापार हैं, उनमें भी कात्यायनी कविता को खोज लेती है। इनकी स्त्री संबंधी, स्त्री जीवन पर केंद्रित जो कविताएं हैं, उसमें बीते कल की विकलता है, आज के बेचैन आवेग से जन्मी मुठभेड़ भी है, और आने वाले बेहतर कल की पदचाप का एक स्वर भी हमें सुनाई देता है। कात्यायनी ये स्त्री कविताएं हमारे सामने एक नया संसार बनती हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है व्यक्तिगत रूप से, जब मैं एक पाठक के तौर पर कवित्रियों की कविताओं को पढ़ती हूँ, तो उसमें कुछ कवित्रियां जिसमें कात्यायनी का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है, कि उनकी कविताओं का, स्त्री जीवन पर केंद्रित कविताओं का स्वर कुछ भिन्न है। वो बहुत सहज कविताएं हैं, बहुत सरल कविताएं हैं, कोई शब्दों की कोई पेचीदगियां वहां नजर नहीं आती, लेकिन जो भाव है, जो अर्थ है, जो व्यंजनाएं हैं, जो बोध है भविष्य का, वर्तमान का और अतीत का, वो बहुत गहन है। और वही चीज है, मुझे लगता है, जो कात्यायनी को अलग बना देती है, विशेष बना देती है। इसके अतिरिक्त कात्यायनी ने कुछ कविताएं व्यक्तियों पर भी लिखी हैं, जैसे कि भगत सिंह के लिए एक गद्यात्मक संबोधन गीत, एक और कविता है मुक्ति बोध के लिए। तो इस तरीके की कई कविताएं हैं उनकी। लेकिन ये जो व्यक्तियों पर लिखी गई कविताएं हैं, वो राजनीतिक पात्रों या पात्रों की आड़ में केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये देखने वाली बात है, रेखांकित करने वाली बात है कि ये कविताएं राजनीतिक मूल्यों की कविताएं हैं, और कात्यायनी मुक्तिबोध की तरह राजनीतिक मूल्यों की कवि इन कविताओं के माध्यम से ठहरती है। अब मैं कुछ दो चार बात आपके सामने, नए कविता संग्रह एक कोहरा पारभासी, ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, और क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो जो लेना चाहें, मैं बताना चाहूंगी कि मात्र 10 रुपए की ये पुस्तक है, और इसमें जो कविताएं हैं उनका जो मूल स्वर है वो भय, शंका और आत्मालोचना के बीच से आता है। एक भय भी है, एक शंका भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वहां पर आत्मालोचन भी अभिव्यक्त होता है। इसमें कई कविताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, पठनीय हैं। पश्चाताप एक कविता है, बहुत रेखांकित करने वाली कविता है। एक कविता और है, समय एक तत्व है, गोएटे। समय जो है वो कोई अलौकिक चीज नहीं है, या हमसे कोई वायवी चीज नहीं है। गोएटे ने कहा था कि वो टाइम इज इटसेल्फ एन एलिमेंट, तो टाइम जो है वो एक तत्व है, उसी पर ये कविता है। और मैं आपके सामने इस कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। समय एक यात्रा है दिक और काल में, समय एक सीढ़ी है, एक भरती हुई बाल्टी, एक गुजरती हुई ट्रेन है, समय लाल हरी बत्ती है, समय धमन भट्टी का संगीत है,
समय द्वंद्व है, अनिश्चितता का निश्चितता के साथ और निश्चय का अनिश्चय के साथ। तो समय कोई वायवी नहीं है, बल्कि समय वो है जो जिसमें हम जी रहे हैं और जिसमें हम सारी विसंगतियों, विडंबनाओं, चुनौतियों को झेल रहे हैं। एक और कविता है, शीर्षक है कविता का, दूसरी ही कविता है ये इस संग्रह की, कविता के अभिलेखागार में। इसकी केवल आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ रही हूं। जो जिंदगी को शब्दों का खेल बताते हैं, उनसे एक दिन जिरह करेगी जिंदगी और उनके लिए सजा भी मुकर्रर करेगी। मुझे लगता है कि हमारे समकालीन समय पे, हमारे वर्तमान समय पे ये पंक्तियां बड़ी सटीक बैठती हैं, क्योंकि जिंदगी को आज शब्दों का खेल बना दिया गया है। तो ये एक और महत्वपूर्ण कविता है। एक कविता है इसमें भय, शंकाओं और आत्मलोचना भरी एक प्रति कविता के रूप में। ये कविता समकालीन परिवेश का एक दार्शनिक चित्र जैसा हमारे सामने रखती है। कविता कुछ यूं शुरू होती है, एक बर्बर समय के विरुद्ध युद्ध का हमारा संकल्प अभी भी बना हुआ है और हम सोचते रहते हैं कि इस सदी को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तो ये जो चेतना है कि ये जो सदी है, इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बल्कि कुछ बदलाव करेंगे और वो बदलाव हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाएगा। इस चिंता और सजगता के साथ हमारे सामने आती हैं कात्यायनी की कविताएं। समय हो रहा है, मैं अपनी अंतिम बात पर आती हूँ और अंतिम बात के रूप में मैं उदय प्रकाश का एक संग्रह आया है, एक भाषा हुआ करती है। इसमें एक कविता है, कविता का शीर्षक है एक डरे हुए रिएक्शनरी कवि की कविता। एक डरे हुए, आप शीर्षक पर ध्यान दीजिए, एक डरे हुए रिएक्शनरी कवि की कविता, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कात्यायनी के लिए। कविता की पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। देखो कितनी बार, कितने प्रकार से ले रही हैं वे पुरस्कार कात्यायनी। विडंबना ही है कि इस पल प्रतिक्रांतिकारी कवि के ही चारों ओर है भूख, भय, लांछना, दंड और निर्वासन का दुर्निवार अंधकार। मुझे लगता है कि उदय प्रकाश जी ने बड़े सटीक ढंग से कात्यायनी के चरित्र को एक कवित्री और एक कवि, समकालीन कवि के चरित्र को यहाँ पर, जो प्रतिपक्ष रचता है, जो वर्चस्ववादी सत्ताओं से प्रश्न करता है, ऐसे कवि की मनस्थिति को, ऐसे कवि के लेखन को और ऐसे कवि के जीवन की चुनौतियों को हमारे सामने इसमें रख दिया है। पर जैसे जैसे शक्तियों की निरंकुशता का दबाव बढ़ता है, कात्यायनी की आश्वस्तता और गहन होती जाती है। ये कवि की चेतना है कि कात्यायनी कहीं निराश नहीं होती, बल्कि और आश्वस्त होती है। वो कहती है, उनकी एक कविता है, वह वापसी महज भुगतने के लिए नहीं, यह वापसी महज भुगतने के लिए नहीं। लोग जिनसे शब्दों के अर्थ छीने जा रहे हैं, लोग जिनकी कल्पनाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, वे पूरी दुनिया में एक दूसरे के करीब आएंगे जरूर, क्योंकि उनकी तकलीफों की साझेदारी अब ज्यादा से ज्यादा साफ होती जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक है कि तकलीफों की साझेदारी स्पष्ट हो।
तब तक शोषण बना रहेगा जब तक स्पष्टता नहीं होगी। जब तक अस्पष्टता रहेगी तब तक साझेदारी नहीं होगी उन व्यक्तियों के मध्य जिनका शोषण किया जा रहा है। तो ये आश्वस्तता हमें नजर आती है। कहा जा सकता है कि कात्यायनी की काव्य दृष्टि में कहीं कोई दुविधा नजर नहीं आती, बहुत स्पष्टता है। कात्यायनी वैचारिक धरातल से एक सौंदर्य का, सरलता का एक सौंदर्य शास्त्र रचती, अपने वैचारिक धरातल पर खड़े होते हुए समाज में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पितृसत्तात्मक जितनी भी वर्चस्ववादी ताकतें हैं, सत्ताएं हैं, उनके बरक्स खड़ी होती हैं। अपने कर्म में भी खड़ी होती हैं, अपनी कर्मशीलता में भी खड़ी होती हैं, और अपने लेखन में भी खड़ी होती हैं, मानवीयता को स्थापित करती हैं। और महत्वपूर्ण है कि उस सरलीकृत बयानबाजी से भी बचती हैं जिससे कविता का अर्थ गौरव विनष्ट होता है। तो कात्यायनी की कविता अपने समस्त अर्थ गौरव को बचाए रखते हुए, समस्त विडंबनाओं को शब्द देते हुए एक विकल्प तलाशती है, एक आश्वस्त भविष्य के प्रति एक आश्वासन देती हुई हमारे सामने आती है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से 2 लिंक शेयर कर दूं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स, देखिए एक यहाँ पर जो मैं लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक जो पुस्तक है इसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो एक पुस्तक है वो उनके लेखों का संग्रह है जो 2006 में आई है, और कुछ जीवंत कुछ ज्वलंत नाम से, उसको पढ़ करके आप उनके लेखन को समझ पाते हैं। और दूसरी जो है, जो उनका कविता संग्रह है 7 भाइयों के बीच चंपा, उसका लिंक है। तो ये 2 लिंक मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि आप अगर आप इसको देखना चाहें, अगर स्टूडेंट्स इसे पढ़ना चाहें। ये मैंने पहला लिंक आपको सेंड कर दिया है, मैं एक लिंक और आपको सेंड कर दूँ। जी, मैंने दूसरा लिंक भी आपको भेज दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजिता मैम, प्रभाकरन सर, मुझे ये मौका दिया और आप सबसे बात करने का, सबके सामने अपनी बात को रखने का। बस यहीं तक, धन्यवाद।